नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम भारत में जनजातीय समुदायों के भौगोलिक वितरण यानी ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम भारत के नक्शे पर एक खास नज़र डाल रहे हैं, ये देखने के लिए कि हमारे जनजातीय समुदाय देश के किन कोनों में बसे हुए हैं। और देखिए, ये सिर्फ मैप पर लोकेशन देखने जैसा नहीं है ना। ये जानना कि कोई समुदाय कहाँ रहता है, ये उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी संस्कृति, उनकी अर्थव्यवस्था, मतलब सब कुछ समझने की चाबी है। भूगोल सिर्फ जमीन नहीं, जिंदगी भी तय करता है एक तरह से। बिल्कुल सही कहा। ज्योग्राफी इजंट जस्ट अबाउट मैप्स, इट शेप्स डेस्टिनीज। और भारत जैसे विशाल और विविध देश में जनजातीय समुदायों के फैलाव को समझने के लिए एक क्लासिफिकेशन बहुत मददगार साबित होता है। ये जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट बीएस गुहा ने दिया था। उन्होंने भारत को मोटे तौर पर 3 ज्योग्राफिकल जोन्स में बांटा, मतलब जहां जनजातीय आबादी का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, चीजों के समझने का स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। 3 जोन्स, बीएस गुहा का क्लासिफिकेशन। हाँ, ये तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है। तो कौन से हैं ये 3 मुख्य क्षेत्र और इनमें क्या खासियत है? चलिए इसे खोलते हैं। लेट्स अनपैक दिस। पहला जोन कौन सा है? तो पहला जोन है उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन। इसमें हिमालय का निचला हिस्सा, जिसे सब हिमालयन रीजन कहते हैं, और साथ ही भारत की पूर्वी सीमाओं की पहाड़ी घाटियां, यानी जो माउंटेन वैलीज हैं ईस्टर्न फ्रंटियर्स पर, वो शामिल हैं। अच्छा, तो मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट सोचिए, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। हाँ, और फिर थोड़ा उत्तर की तरफ बढ़ें तो पूर्वी कश्मीर का इलाका, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी हिस्से भी इसमें आ जाते हैं। काफी बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है ये तो। हाँ, भौगोलिक रूप से ये बहुत विस्तृत है। अब यहाँ रहने वाली जनजातियों की बात करें तो विविधता कमाल की है। मिसाल के तौर पर असम और तिब्बत के बीच के इलाकों में अका, डाफला, मिरी, गुरुंग जैसी जनजातियां मिलती हैं। और सुबनसिरी नदी के पश्चिम में देखें तो अपताली जनजाति का घर है, जो अपनी खास किस्म की वो जो धान की खेती करते हैं ना पानी में, उसके लिए जाने जाते हैं। अच्छा, और अगर हम थोड़ा और पूर्व की तरफ जाएं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। वो समुदाय हैं। और फिर जैसा हम सब जानते ही हैं, नागालैंड और आसपास के इलाकों में विभिन्न नागा जनजातियां हैं, जिनका अपना एक अलग ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है अलग अलग समूहों का। सही में। ये तो हुआ नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा। नागा पहाड़ियों के दक्षिण में भी तो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जैसे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में। हाँ, बिल्कुल। नागा पहाड़ियों से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए जो इलाका मणिपुर, त्रिपुरा और पुराने चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों, माने चिटागोंग हिल ट्रैक्स तक जाता है, वहाँ कुकी, लुशाई, जिन्हें मीजो भी कहते हैं अब, खासी और गारो प्रमुख जनजातियां हैं। खासी और गारो तो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जो समाजशास्त्र के लिहाज से बहुत दिलचस्प है। हाँ हाँ, मैट्रिलिनियल, बिल्कुल। गारो अब मुख्य रूप से मेघालय राज्य में केंद्रित हैं। और उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र का क्या मतलब? अब जो उत्तराखंड है, वहां भी तो कुछ जनजातियों का जिक्र है सोर्स में। निश्चित रूप से। उत्तर प्रदेश अब मुख्यतः उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में थारू, भोक्स, जौनसारी, जिन्हें खासा भी कहा जाता है, और जो अपनी पॉलीएंड्रस प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते रहे हैं पहले, फिर भोटिया, जो तिब्बत के साथ व्यापार के लिए मशहूर थे, और राजी या बनौरत, जो काफी समय तक जंगलों पर ही निर्भर रहे, जैसी महत्वपूर्ण जनजातियां इस जोन का हिस्सा हैं। वाह, इतनी सारी जनजातियां, इतनी विविधता। लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि ये जोन इतना बड़ा होने के बावजूद यहाँ जनजातीय आबादी बहुत बिखरी हुई है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, और उनकी आर्थिक स्थिति भी अक्सर चुनौतीपूर्ण रहती है। ऐसा क्यों है? क्या ये ज्योग्राफी से जुड़ा है? हाँ, इसका सीधा संबंध है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां आप देखिए। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, मुश्किल रास्ते, ये सब सघन बसावट के अनुकूल नहीं हैं, तो आबादी फैली हुई है। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ की कठिन ज्योग्राफी जो है वो खेती के तरीकों को सीमित कर देती है। ज्यादातर समुदाय या तो पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, जिसे टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं, उससे गुजारा करते हैं, या फिर झूम खेती पर निर्भर है। झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हाँ। जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती करना, फिर जमीन की उर्वरता कम होने पर दूसरी जगह चले जाना। ये तरीका सुनने में तो बहुत
टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल नहीं लगता। बिल्कुल, ये पर्यावरण के लिहाज से भी चिंताजनक है और आर्थिक रूप से भी बहुत फायदेमंद नहीं होता। जमीन सीमित होती है, उपज कम होती है और मौसम पर निर्भरता बहुत ज्यादा। इसका नतीजा अक्सर गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के रूप में सामने आता है। टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी कम है। ये इस पूरे जोन की एक बड़ी सोशो इकोनॉमिक रियलिटी है। यहाँ विकास पहुंचाना भी अपने आप में एक चुनौती है। ओके, तो ये था पहला जोन, उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अपनी अनूठी जनजातियों, बिखरी आबादी और मुश्किल आर्थिक हालात के साथ। अब आते हैं दूसरे जोन पर, जिसे सोर्स में मध्य या केंद्रीय क्षेत्र यानी द सेंट्रल और द मिडिल जोन कहा गया है। ये कहाँ पड़ता है और इसकी क्या खासियत है? भारत का ट्राइबल हार्टलैंड माना जा सकता है, सही मायनों में। ये पठारों और पहाड़ी पट्टियों का एक विशाल इलाका है जो उत्तर में गंगा के मैदान इंडो गैंजेटिक प्लेन से शुरू होकर दक्षिण में लगभग कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि ये उत्तर पूर्वी जोन से भौगोलिक रूप से कटा हुआ है। गारो पहाड़ियों और राजमहल पहाड़ियों के बीच एक गैप है जो इन दोनों जोन्स को अलग करता है। ट्राइबल हार्टलैंड, इसका मतलब यहाँ जनजातीय आबादी का घनत्व, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ भारत की जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा जमावड़ा, एक मैसिंग ऑफ ट्राइबल पीपल्स देखने को मिलता है। इस जोन का केंद्र तो मध्य प्रदेश है, लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है। इसमें उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, पुराना मध्य भारत क्षेत्र जो अब एमपी और छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र, बिहार और अब झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक के इलाके शामिल हैं। सोर्स में पेरिफेरल एरियाज का भी जिक्र है, इसका क्या मतलब है यहाँ? पेरिफेरल एरियाज मतलब वो इलाके जो इस जोन के किनारों पर पड़ते हैं, जहां जनजातीय आबादी शायद उतनी सघन ना हो जितनी कि कोर एरिया में है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र इसके पेरिफेरल एरियाज बनाते हैं। ये दिखाता है कि जोन एकदम शार्प बाउंड्रीज वाला नहीं, बल्कि धीरे धीरे फेड आउट होता है। अच्छा, यहाँ की मुख्य जनजातियाँ कौन सी हैं? इस इलाके की कई जनजातियों के नाम तो काफी सुने हुए लगते हैं, जैसे स्कूल में भी पढ़ा था। हाँ, यहाँ भारत की कुछ सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जनजातियां रहती हैं। अगर हम पूर्व से शुरू करें तो उड़ीसा के गंजम जिले में सवरा, गड़ाबा और बोरिदो जैसी जनजातियां हैं। इसी क्षेत्र में जुआंग, खरिया, खोंड, जिनके बीच अतीत में मरिया या मानव बलि की प्रथा का जिक्र मिलता है, वो काफी विवादास्पद रहा है। फिर भूमीज और भुइया जैसी जनजातियां भी हैं। और छोटा नागपुर का पठार? वो तो जैसे ट्राइबल कल्चर का गढ़ माना जाता है ना। हाँ, एकदम सही। छोटा नागपुर का पठार, प्लेटो ऑफ छोटा नागपुर, जो मुख्यतः झारखंड में है, मुंडा, संथाल, उरांव, हो और बिरहोर जैसी प्रमुख जनजातियों का घर है। संथाल और मुंडा समुदायों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े विद्रोह किए थे, जैसे बिलसा मुंडा का उलगुलान, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल। बिरहोर आज भी अपनी पारंपरिक नोमैडिक लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वो रस्सी वगैरह बनाते हैं जंगल के रेशों से। पश्चिम की तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर कौन सी जनजातियां मिलती हैं? पश्चिम की ओर विंध्य पर्वतमाला, विंध्या रेंजेस के साथ साथ कतकरी, कोल और भील जनजातियां प्रमुख हैं। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में फैली हुई है। इनका इतिहास भी काफी पुराना है। महाराणा प्रताप की सेना में भी थे ये लोग। गोंड जनजाति का भी नाम बहुत सुना है, ये भी इसी सेंट्रल जोन में। हाँ, गोंड्स इस जोन का एक और बहुत बड़ा और प्रभावशाली समूह है। ये जिस विशाल क्षेत्र में फैले हैं उसे ऐतिहासिक रूप से गोंडवाना लैंड कहा जाता है, जो मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। गोंडों के अपने राज्य भी रहे हैं इतिहास में, जैसे गढ़ मंडला का। उनकी कला, संस्कृति बहुत समृद्ध है। सतपुड़ा और मैकाल पहाड़ियों के आसपास की जनजातियों का भी जिक्र है सोर्स में। बिल्कुल, सतपुड़ा रेंज के दोनों तरफ और मैकाल पहाड़ियों के आसपास कोड़कू, अगरिया, जो पारंपरिक रूप से लोहा गलाने का काम करते थे, मतलब उनका ये हुनर अब लगभग खत्म हो रहा है, दुख की बात है। प्रधान, जो गोंडों के पारंपरिक भाट या पुजारी होते हैं, और बैगा जैसी जनजातियां मिलती हैं। बैगा जनजाति को विशेष रूप से पिछड़ा, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी माना जाता है, और ये जंगल पर अपनी गहरी निर्भरता और खास सांस्कृतिक मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। वो हल चलाना भी अपवित्र मानते थे पारंपरिक रूप से। अच्छा, और बस्तर, इसका नाम आते ही एक अलग ही तस्वीर जहन में आती है।
वहाँ की जनजातियों के बारे में क्या खास है सोर्स में? बस्तर, जो अब छत्तीसगढ़ में है, अपनी अनूठी जनजातीय संस्कृतियों के लिए मशहूर है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ मुरिया जनजाति रहती है, जिनका घोटुल नामक युवागृह, यूथ डॉर्मिटरी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच काफी चर्चा का विषय रहा है। वॉरियर एल्विन ने इस पर काफी लिखा है। अबुझमार की दुर्गम पहाड़ियों में हिल मुरिया रहते हैं, जो बाहरी दुनिया से काफी कटे हुए माने जाते हैं। और इंद्रावती नदी घाटी में बाइसन हॉर्न मारिया हैं, जो अपने खास नृत्य के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो बाइसन यानी जंगली भैंसे के सींगों का मुकुट पहनते हैं। ये कल्चरल डाइवर्सिटी कमाल की है। गजब। अच्छा, अब यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। क्या यहाँ भी ज्यादातर जनजातियां झूम खेती पर ही निर्भर हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जोन में था? खेती ही करती हैं, जिसे यहाँ पेंडा या बेवर जैसे अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। लेकिन सेंट्रल जोन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में उतना स्पष्ट नहीं था। स्ट्रक्चरल चेंज? कैसा बदलाव? मतलब क्या? मतलब यहाँ की कुछ बड़ी और संख्या में ज्यादा जनजातियां, जैसे उरांव, संथाल, मुंडा और गोंड, इन्होंने अपने आसपास की गैर जनजातीय ग्रामीण आबादी, नेबरिंग रूरल पॉपुलेशंस के साथ लंबे समय से चले आ रहे कल्चरल कांटेक्ट के कारण हल से स्थायी खेती, प्लाउ कल्टीवेशन करना सीख लिया है और उसे अपना लिया है। ये सिर्फ खेती की तकनीक का बदलाव नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ तकनीक नहीं बदली, बल्कि शायद समाज भी बदला होगा। हल से खेती अपनाने का मतलब है जमीन पर स्थायी अधिकार, शायद गांव में बसना, बाजार से जुड़ना। इसका असर उनकी सामाजिक संरचना पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल, हल से खेती अपनाने से भूमि स्वामित्व के पैटर्न बदलते हैं। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ सकता है और बाहरी अर्थव्यवस्था और समाज के साथ एकीकरण, इंटीग्रेशन या कभी-कभी संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है। ये दिखाता है कि जनजातीय समाज स्टैटिक नहीं है, उनमें बाहरी प्रभावों से बदलाव आता रहता है। ये सोशियोलॉजी के नजरिए से बहुत अहम प्रोसेस है। समझ गई। तो सेंट्रल जोन जनजातीय आबादी का केंद्र है, यहाँ विविधता बहुत है और अर्थव्यवस्था में झूम खेती के साथ साथ हल से खेती का चलन भी है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव का संकेत है। अब चलते हैं गुहा के क्लासिफिकेशन के तीसरे और आखिरी जोन पर, दक्षिणी क्षेत्र यानी द सदर्न जोन। ये कहाँ स्थित है और यहाँ क्या स्थिति है? हाँ, तो ये जोन कृष्णा नदी के दक्षिण का हिस्सा है, जो पश्चिम में वायनाड से लेकर पूर्व में केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुराना त्रावणकोर और कोचीन रियासतें और तमिलनाडु के जनजातीय इलाके आ जाते हैं। कूर्ग, जो अब कर्नाटक का हिस्सा है, वो भी इसी जोन में है। यहाँ कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ मिलती हैं? क्या यहाँ भी सेंट्रल जोन जैसी बड़ी जनजातियाँ हैं या अलग पैटर्न है? यहाँ की जनजातियां संख्या में शायद उतनी बड़ी ना हो जितनी सेंट्रल जोन में कुछ हैं, लेकिन विविधता यहाँ भी कम नहीं है। अगर हम उत्तर पूर्व से शुरू करें, मतलब इस जोन के नॉर्दर्न पार्ट से, तो आंध्र प्रदेश की नलमलाइस पहाड़ियों में चेंचू जनजाति रहती है। ये कृष्णा नदी के पार पुराने हैदराबाद राज्य यानी आज के तेलंगाना और आंध्र के हिस्सों तक फैली हुई हैं। चेंचू पारंपरिक रूप से शिकारी संग्राहक, हंटर गैदरर्स रहे हैं और जंगल पर इनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। और पश्चिमी घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के किनारे किनारे दक्षिण की तरफ? पश्चिमी घाट के साथ दक्षिण में जाएं तो कर्नाटक के दक्षिण कनारा, साउथ कनारा इलाके में लोरंगा जनजाति का जिक्र मिलता है। कूर्ग पहाड़ियों की निचली ढलानों पर यरुआ जनजाति है और नीलगिरी के मशहूर पहाड़ियों के पास टोडा जनजाति रहती है। टोडा अपनी भैंसों, खास तरह की कढ़ाई और पारंपरिक अर्ध गोलाकार झोपड़ियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सामाजिक संरचना भी काफी अनूठी रही है, पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते थे वो। केरला के वायनाड इलाके का भी जिक्र है सोर्स में। हाँ, केरल का वायनाम क्षेत्र, यहाँ इरुला, पनियान और कुरुम्बा जैसी जनजातियां प्रमुख हैं। पनियान समुदाय का इतिहास काफी दुखद रहा है। उन्हें लंबे समय तक बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर करनी पड़ी। इरुला सांप पकड़ने में माहिर माने जाते हैं, आजकल तो एंटीवेनम बनाने में भी मदद करते हैं। कुरुम्बा के भी कई उपसमूह हैं, जिनमें से कुछ जादू टोने के लिए भी जाने जाते रहे हैं। और बिल्कुल दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी जंगलों में सॉस कहता है कि वहां भारत की कुछ सबसे आदिम, मोस्ट प्रिमिटिव जनजातियां रहती हैं। हाँ, केरल मतलब पुराने कोचीन और त्रावणकोर रियासतें और तमिलनाडु की पर्वत श्रृंखलाओं के घने अंदरूनी जंगलों में कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत कम रहा है और जिनकी जीवन शैली आज भी काफी हद तक पारंपरिक है। सोर्स में कादर, कणिकर, मालवदन, मालाकुरावान जैसे नाम दिए गए हैं।
ये प्रिमिटिव शब्द का इस्तेमाल थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आजकल, पर सोर्स शायद ये कहना चाह रहा है कि इनका बाहरी समाज से जुड़ाव कम है और इनकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर प्रकृति पर निर्भर है। सोर्स इन्हें दुनिया के सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों में भी गिनता है। वे बिल्कुल। यहाँ प्रिमिटिव का मतलब कल्चरल सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी से नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे टेक्नोलॉजी के स्तर, अर्थव्यवस्था के प्रकार जैसे शिकार संग्रहण पर निर्भरता और बाहरी दुनिया से आइसोलेशन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। और सोर्स का कहना सही है कि ये समुदाय आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े, मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। इनकी आजीविका आज भी मुख्यतः शिकार, हंटिंग, मछली पकड़ना, फिशिंग और जंगल से कंदमूल, शहद वगैरह इकट्ठा करने, फूड गैदरिंग पर टिकी है। तो मतलब इस साधन जोन में ज्यादातर जनजातीय समूह हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी वाले हैं। ये एक तरह का जनरलाइजेशन कर सकते हैं। हाँ, अधिकांश समूह इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ भी अपवाद हैं, जैसा कि सोर्स बताता है। नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाली टोडा, बड़ागा और कोटा जनजातियां इसका अच्छा उदाहरण हैं। टोडा पशुपालक हैं, पैस्टोरलिस्ट्स, भैंसे पालते हैं। बड़ागा किसान हैं, एग्रीकल्चरिस्ट्स। और कोटा पारंपरिक कारीगर, आर्टिजन्स रहे हैं, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई। इन तीनों समुदायों के बीच एक पारंपरिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी एक दूसरे पर निर्भरता का संबंध भी रहा है, जहां वे सेवाओं और उत्पादों का आदान प्रदान करते थे। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, लेकिन इन तीन समूहों को छोड़ दें तो दक्षिणी जोन के ज्यादातर जनजातीय समूह भोजन के लिए शिकार और संग्रहण पर ही निर्भर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक ही जोन में भी कितनी आर्थिक विविधता है, शिकारी संग्राहक से लेकर किसान और कारीगर तक। अब एक सवाल मन में आ रहा है, गुहा के इस 3 स्तरीय वर्गीकरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कहीं जिक्र नहीं आया। क्या वहां जनजातियां नहीं हैं या गुहा ने उन्हें शामिल नहीं किया? ऐसा क्यों? ये बहुत वाजिब सवाल है। हाँ, गुहा ने अपने मूल 3 स्तरीय वर्गीकरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल नहीं किया था। शायद इसलिए कि वो मुख्य भूमि से इतने अलग थलग हैं, ज्योग्राफिकली और कल्चरली भी। लेकिन सोर्स ये स्पष्ट करता है कि इन द्वीपों के जनजातीय लोगों को एक चौथा जोन, 4th जोन माना जाना चाहिए। ये भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भारत की मुख्य भूमि की जनजातियों से काफी भिन्न है। यहाँ कौन-कौन सी जनजातियां रहती हैं? इनके बारे में अक्सर खबरों में भी सुनने को मिलता है, खासकर उनके बाहरी दुनिया से संपर्क को लेकर, जो काफी सेंसिटिव मुद्दा है। हाँ, यहाँ की मुख्य जनजातियां हैं जारवा, ओंगे, नॉर्थ सेंटिनेलीज, अंडमानीज, जिनमें अब ग्रेट अंडमानीज ही बचे हैं बहुत कम संख्या में, और निकोबारी। इनमें से नॉर्थ सेंटिनेलीज समुदाय तो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है और किसी भी संपर्क का आप जानते हैं कितना विरोध करता है। हाँ। जारवा और ओंगे का भी बाहरी संपर्क बहुत सीमित है और सरकार उनकी सुरक्षा और आइसोलेशन को बनाए रखने की कोशिश करती है। एथनिकली यानी मानव जातीय दृष्टि से क्या ये भारत की मुख्य भूमि की जनजातियों से मिलते जुलते हैं या बिल्कुल अलग हैं? देखिए, सोर्स के अनुसार यहाँ 2 मुख्य समूह हैं। एक निग्रिटो समूह, जिसमें जारवा, ओंगे, सेंटिनेलीज और ग्रेट अंडमानीज आते हैं। माना जाता है कि एथनिकली ये दक्षिण भारतीय जनजातियों के कुछ आदिम समूहों के करीब हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी माइग्रेशंस की। दूसरा समूह निकोबारी लोगों का है, जो मंगोलॉइड मूल के माने जाते हैं और जिनका सांस्कृतिक और भाषाई संबंध दक्षिण पूर्व एशिया की लोगों से ज्यादा लगता है। तो हाँ, यहाँ भी 2 अलग-अलग तरह के समूह इन द्वीपों पर मौजूद हैं। तो ये हुआ भारत में जनजातीय समुदायों का एक विस्तृत भौगोलिक खाका। गुहा के 3 जोन और चौथा अंडमान निकोबार जोन। उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के घने जंगलों तक, मध्य भारत के पठारों से लेकर दूर दराज के द्वीपों तक, हर जगह जनजातीय समुदाय अपनी खास पहचान, संस्कृति और चुनौतियों के साथ मौजूद हैं। ये वर्गीकरण हमें इस विशाल विविधता को समझने का एक ढांचा जरूर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। पिछली बार हमने कुछ और पहलुओं पर बात की थी। आज हम भारत की जनजातीय आबादी, मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर थोड़ा और गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। कहाँ-कहाँ ये समुदाय बसे हुए हैं, ये फैलाव कितना अनइवन है और इस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का मतलब क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ सोर्सेस हैं जो इस कॉम्प्लेक्स तस्वीर पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्राइबल शब्द सुनते ही अक्सर एक मोनोलिथिक इमेज दिमाग में आती है ना?
हाँ बिल्कुल, एक जैसा मान लेते हैं सबको। जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। भारत की जनजातीय आबादी में जबरदस्त विविधता है और उनका ज्योग्राफिकल स्प्रेड इस विविधता का एक बहुत ही फैसिनेटिंग पहलू है। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग समूह अलग-अलग माहौल में बसे और विकसित हुए। तो सबसे पहले एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। नंबर्स क्या कहते हैं? मतलब कितनी आबादी है और कहाँ ज्यादातर केंद्रित है? कुछ एस्टिमेट्स हैं इस पर? हाँ, एस्टिमेट्स हैं। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक भारत के करीब 15% ज्योग्राफिकल एरिया में ट्राइबल आबादी कॉन्सेंट्रेटेड है 15% एरिया में, ठीक है। और ये आबादी देश की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 8% हिस्सा है। अब 8% सुनने में शायद बहुत बड़ा न लगे। 8%? हाँ, सुनने में तो लगता है कि अरे बस 8%, लेकिन भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये करोड़ों लोग हो गए। हाँ, करोड़ों लोग, बिल्कुल सही। और जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, ये कोई सिंगल ग्रुप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान के आर्टिकल 342 के तहत ऑफिशियली मतलब अधिसूचित 530 से ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, 530 से ज्यादा। 530 से ज्यादा? हाँ, और उनमें भी अनगिनत सब ट्राइब्स और क्लैंस हैं जिनकी अपनी अलग पहचान, भाषा, रीति रिवाज हैं। मतलब डाइवर्सिटी का लेवल सोचिए। जैसे हम कहते हैं ना कि दिल्ली या मुंबई मिनी इंडिया है। हाँ हाँ, जहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं। बिल्कुल, वैसे ही ट्राइबल इंडिया अपने आप में एक पूरी दुनिया है, सैकड़ों पहचानों वाली। 530 से ज्यादा नोटिफाइड ट्राइब्स, ये नंबर ही अपने आप में कहानी कहता है। तो सवाल ये है कि ये करोड़ों लोग, ये सैकड़ों समुदाय देश भर में फैले कैसे हैं? क्या कोई पैटर्न है? जैसे शहरों में होता है कि कुछ खास इलाकों में किसी एक समुदाय के लोग ज्यादा बस जाते हैं, वैसा कुछ नेशनल लेवल पर दिखता है? हाँ, पैटर्न है और वो काफी स्टार्क है। मतलब शायद उम्मीद से ज्यादा साफ दिखता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत की लगभग 85% ट्राइबल पॉपुलेशन। कितना? 85%। 85%? सीरियसली? मतलब 100 में से 85 आदिवासी लोग सिर्फ सेंट्रल इंडिया में? हाँ, सिर्फ मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया के एक बड़े हिस्से में रहती है। ये तो कॉन्सेंट्रेशन का एक जबरदस्त लेवल है। ये तो ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए कॉलेज फेस्ट में 85% भीड़ सिर्फ मेन स्टेज के सामने हो और बाकी पूरा मैदान खाली सा लगे। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम भारत के नक्शे पर ट्राइबल पॉपुलेशन को डॉट से दिखाएं तो सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा एकदम घना दिखेगा। हाँ, एकदम घना दिखेगा। ओके। ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल बेल्ट है जिसका हार्टलैंड यानी केंद्र बिंदु हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ है। अच्छा। और इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों के बड़े हिस्से शामिल हैं। ये इलाका ट्राइबल पॉपुलेशन का कोर सेंटर है। जैसे हम बिजनेस की बात करते हुए मुंबई, पुणे, गुजरात कॉरिडोर को इकोनॉमिक पावर हाउस मानते हैं, वैसे ही ये बेल्ट ट्राइबल डेमोग्राफी का पावर हाउस है। ओके, ये 85% वाला आंकड़ा दिमाग में बैठ गया है। तो अगर 100 में से 85 लोग सेंट्रल इंडिया में हैं, हाँ। तो बाकी बचे सिर्फ 15%? हाँ, वो कहाँ है? हाँ, हाँ, ये तो बहुत कम हिस्सा बचा पूरे बाकी देश के लिए। हाँ, सिर्फ 15% बाकी भारत में फैले हैं। हाँ। और इस 15% में से भी एक बड़ा चंक, करीब 11% से ज्यादा, अच्छा, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहता है। नॉर्थ ईस्ट में? हाँ। अच्छा। मतलब 7 सिस्टर्स और सिक्किम मिला के। हाँ, यानी 7 सिस्टर्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम को मिला दें तो वहां करीब 11% ट्राइबल आबादी रहती है। अच्छा, तो 85% सेंट्रल इंडिया में और 11% नॉर्थ ईस्ट में, ये मिलाकर हो गया 96%। हाँ, 96%। तो इसका मतलब हुआ कि बाकी पूरे भारत यानी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाके, वेस्ट इंडिया के बाकी हिस्से, आइलैंड्स, इन सब में मिलाकर सिर्फ 4% के आसपास ट्राइबल आबादी है। एग्जैक्टली, लगभग 3% से थोड़ा ज्यादा ही बचता है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। बिल्कुल। ये तो बहुत ही स्कैटर्ड हुए फिर। हाँ, तो पैटर्न एकदम साफ उभरता है। एक भारी भरकम कॉन्सेंट्रेशन सेंट्रल इंडिया में 85%, फिर एक सिग्निफिकेंट क्लस्टर नॉर्थ ईस्ट में 11% और बाकी पूरे देश में बहुत ही बिखरा हुआ स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। आपकी वो पार्टी वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। ज्यादातर लोग मेन हॉल सेंट्रल इंडिया में, कुछ लोग एक कोने वाली बैल्कनी नॉर्थ ईस्ट में और बाकी इक्का दुक्का मेहमान पूरे घर में फैले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तस्वीर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न तो काफी स्क्यूड है, मतलब एक तरफ झुका हुआ। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या एक्सपर्ट्स ने इसे कुछ जोन्स या रीजन्स में बांटा है, जैसे इतिहासकार अलग अलग युगों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, या बायोलॉजिस्ट जीवों को क्लासिफाई करते हैं? क्या वैसा कोई फ्रेमवर्क यहाँ भी है? हाँ,
इस कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में आसानी हो, इसके लिए कई स्कॉलर्स ने जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के फ्रेमवर्क्स दिए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा शायद, एलपी विद्यार्थी हाँ ने 5 जोन्स बताए थे। हाँ सुना है। एससी दुबे ने 4 जोन्स का जिक्र किया और बीके रॉय बर्मन ने भी 5 टेरिटोरियल ग्रुपिंग्स दी। इन सब के अपने अपने आधार थे, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम भारत की ट्राइबल पॉपुलेशन को मोटे तौर पर 5 जियोग्राफिकल जोन्स में बांट सकते हैं। 5 जोन्स, ठीक है। ये एक सिंप्लीफाइड तरीका है इस वास्ट लैंडस्केप को देखने का। ठीक है कि ये जोन्स वाला अप्रोच स्ट्रक्चर समझने में मदद करेगा। तो चलिए एक एक करके इन जोन्स को खंगालते हैं। लेट्स अनपैक दिस। पहला जोन कौन सा है? पहला जोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न जोन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वो 7 राज्य आते हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 सिस्टर्स? बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। द 7 सिस्टर्स। यहाँ कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां रहती हैं? हमने कुछ नाम सुने तो हैं, नागा, खासी, गारो, ये सब यही हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हर राज्य में कई समुदाय हैं। कुछ प्रमुख और जाने माने नाम लें तो अरुणाचल प्रदेश में आपको आभोर, मिसमी, अपातानी मिलेंगे। मणिपुर और आसपास के इलाकों में कुकी समुदाय है। मेघालय में खासी और गारो प्रमुख हैं, जिनके नाम पर पहाड़ियां भी हैं। हाँ, और ये अपनी मेट्रिलिनियल सोसाइटी के लिए भी जाने जाते हैं। नागालैंड तो नागा जनजातियों का घर है, जिनकी खुद की कई सब ग्रुप्स और पहचाने हैं और जो अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी के लिए जाने जाते हैं। ये बस कुछ उदाहरण है, लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, नागा, खासी, गारो, ये नाम तो काफी परिचित हैं। खासकर मेघालय की मेट्रिलिनियल सोसाइटीज वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या इथनिक ओरिजिन के बारे में कुछ खास बात? क्या ये बाकी भारत की जनजातियों से अलग दिखते हैं? हाँ, इनमें से ज्यादातर जनजातियों को मंगोलियन स्टॉक का माना जाता है। मंगोलियन स्टॉक? हाँ, इसका कारण काफी हद तक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि ये इलाका तिब्बत, म्यांमार जैसे देशों से सटा हुआ है। तो एथनिक फीचर्स में वो झलक दिखती है जिसे देखकर अक्सर लोग नॉर्थ ईस्ट के निवासियों को पहचान लेते हैं। अच्छा। सिर्फ फीचर्स ही नहीं, उनकी भाषाएं भी ज्यादातर तिब्बतो बर्मन फैमिली की हैं। उनका पहनावा, उनके फेस्टिवल्स जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल। हाँ, हॉर्नबिल तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। उनकी पारंपरिक गवर्नेंस सिस्टम्स, ये सब उन्हें एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी देते हैं। गॉट इट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब मंगोलियन स्टॉक और जबरदस्त कल्चरल डाइवर्सिटी। अब नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा पश्चिम की तरफ बढ़ें तो दूसरा जोन आता है। हाँ, दूसरा जोन है हिमालयन रीजन। इसमें हिमालय के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियां शामिल हैं, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर। इसमें कौन से राज्य या इलाके आएंगे, मतलब कहां से कहां तक? इसमें पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए लद्दाख, जो अब यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश और नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो अब उत्तराखंड बन चुका है। अच्छा, उत्तराखंड वाला हिस्सा। हाँ, वहां के ट्राइबल एरियाज शामिल हैं। Essentially, the Himalayan belt west of the northeast. यहाँ की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? यहाँ भी कई समुदाय हैं, जैसे सिक्किम और आसपास लेप्चाज मिलते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भोटियाज रहते हैं, जिनका तिब्बत से कल्चरल कनेक्शन रहा है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय बहुत मशहूर है। हाँ, गद्दिस के बारे में सुना है, वो भेड़ें पालते हैं। हाँ, पारंपरिक रूप से चरवाहे हैं, अपनी भेड़ों और खास वेशभूषा के लिए जाने जाते हैं। उत्तराखंड के जौनसर बावर इलाके में जानसारी समुदाय रहता है, जिनकी अपनी यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। ये भी सब पहाड़ी समुदाय हैं? हाँ। क्या इनका एथनिक स्टॉक भी नॉर्थ ईस्ट जैसा ही मंगोलियन माना जाता है? क्योंकि हैं तो ये भी हिमालयी क्षेत्र में ही। हाँ, इनमें से भी ज्यादातर को मंगोलियन स्टॉक का ही माना जाता है। अच्छा। ऐसा लगता है कि पूरे हिमालयन बेल्ट में पूर्व से पश्चिम तक एक तरह की एथनिक कंटिन्यूटी है, हालांकि लोकल लेवल पर वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं। जब हम हिमाचल या लद्दाख घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोगों के फीचर्स, उनके मठ, मॉनेस्ट्रीज, उनके हैंडीक्राफ्ट्स में हमें इस मंगोलियन हेरिटेज की झलक मिलती है। ठीक है, तो अब तक 2 जोन हुए, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन। दोनों में प्रामुख्यता ने मंगोलियन स्टॉक। अब आते हैं उस जाइंट जोन पर जहां 85% आबादी रहती है, सेंट्रल या मिडिल जोन। ये तो फिर बहुत ही बड़ा और डाइवर्स होना चाहिए। बिल्कुल, ज्योग्राफिकल एरिया के लिहाज से ये सबसे बड़ा जोन है और ट्राइबल पॉपुलेशन की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण।
इसमें राज्यों की लिस्ट भी काफी लंबी है। हाँ, बताइए कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें? सुनने में लग रहा है बड़ा होगा। सोचिए, इसमें वेस्ट बंगाल का पश्चिमी हिस्सा, पूरा ओडिशा, पूरा झारखंड, सदर्न उत्तर प्रदेश, सदर्न राजस्थान, गुजरात का पूर्वी हिस्सा, लगभग पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा शामिल है। बाप रे, इतने सारे राज्य, वेस्ट बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये भारत का बिल्कुल कोर, उसका मध्य भाग कवर करता है। ये तो सच में भारत का जनजातीय हार्टलैंड है। यहाँ कौन सी मुख्य जनजातियां हैं? यहाँ तो डाइवर्सिटी का लेवल नेक्स्ट लेवल होगा। हाँ, यहाँ डाइवर्सिटी जबरदस्त है। कुछ बहुत बड़ी और प्रमुख जनजातियों के नाम लें तो भूमिज, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, गोंड। गोंड, इनका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है, जो एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है। फिर हो झारखंड, उड़ीसा, धंगर, महाराष्ट्र में चरवाहा समुदाय, ओरांव, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मुंडा, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और संथाल। संथाल भी है, हाँ, इनका नाम भी बहुत सुना है। संथाल रिबेलियन, बिरसा मुंडा। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जनजाति है, खासकर झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार में। संथाल रिबेलियन या बिरसा मुंडा का आंदोलन, ये सब इसी क्षेत्र और इन्हीं समुदायों से जुड़े इतिहास का हिस्सा है। हाँ, संथाल, मुंडा, गोंड, ये नाम बहुत सुने हैं, खासकर इतिहास की किताबों में या फिर जमीन और जंगल के अधिकारों से जुड़े आंदोलनों के संदर्भ में। इनका एथनिक स्टॉक क्या है? क्या ये भी हिमालयन रीजन की तरह मंगोलियन है? नहीं, यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। सेंट्रल जोन की ज्यादातर जनजातियां मुख्य रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड स्टॉक की मानी जाती हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड? ये क्या होता है? मतलब ये मंगोलियन से कैसे अलग है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड स्टॉक को भारत के सबसे प्राचीन निवासियों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उन समूहों से जुड़े हैं जो शायद द्रविडियंस और इंडो आर्यंस के आने से भी पहले इस उपमहाद्वीप में रहते थे। अच्छा, सबसे पुराने निवासियों में से? हाँ, इनके फिजिकल फीचर्स जैसे डार्क स्किन, वेवी हेयर, ब्रॉड नोज, ये मंगोलियन स्टॉक से अलग होते हैं। इनकी भाषाएं भी अक्सर ऑस्ट्रो एशियाटिक जैसे मुंडारी, संथाली या द्रविडियन जैसे गोंडी फैमिली से होती हैं, जो इंडो आर्यन भाषाओं से काफी अलग हैं। ओके, तो भाषाएं भी अलग, फीचर्स भी अलग। हाँ, ये उनकी प्राचीन जड़ों और अलग ऐतिहासिक ट्रेजेक्ट्री को दिखाता है। इसी वजह से ये इलाके जो मिनरल रिच हैं, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के दबाव के चलते अक्सर इन समुदायों का जमीन, जंगल और जल संसाधनों को लेकर संघर्ष होता रहता है। हाँ, ये खबरें तो आती रहती हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से। बिल्कुल, ये इन्हीं समुदायों से जुड़े मुद्दे होते हैं अक्सर। समझ गए। तो सेंट्रल जोन मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड स्टॉक, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन और भारत के प्राचीनतम निवासी। फैसिनेटिंग। अब चौथा जोन कौन सा है? चौथा जोन है वेस्टर्न रीजन। जैसा नाम से जाहिर है, ये सेंट्रल जोन से पश्चिम की तरफ है। इसमें कौन से राज्य और जनजातियां शामिल हैं? गुजरात और राजस्थान। हाँ, मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान के ट्राइबल एरियाज आते हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख जनजातियां हैं भील्स और ग्रासिया। भील, हाँ, इनका नाम भी बहुत सुना है। राजस्थान के इतिहास में काफी जिक्र आता है और लोक कथाओं में खूब आता है। जैसे महाराणा प्रताप के संघर्ष में भील समुदाय के योगदान की कहानियां हम सबने सुनी है। अच्छा, भील्स, इनका स्टॉक भी सेंट्रल जोन जैसा ही प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, क्योंकि ज्योग्राफिकली तो ये इलाके काफी जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, भील्स और ग्रासिया को भी मुख्य रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड स्टॉक का ही माना जाता है। ठीक है। तो एथनिक स्टॉक के मामले में सेंट्रल और वेस्टर्न जोन में काफी हद तक सिमिलैरिटी दिखती है, हालांकि कल्चर, लैंग्वेज और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में स्थानीय भिन्नताएं तो हैं ही। ओके, तो 4 जोन हो गए: नॉर्थ ईस्टर्न मंगोलियन, हिमालयन मंगोलियन, सेंट्रल प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, वेस्टर्न प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। अब बचा आखिरी 5वां जोन। हाँ, 5वां और आखिरी जोन है सदर्न जोन। इसमें दक्षिण भारत के राज्य और साथ ही भारत के आइलैंड टेरिटरी शामिल है। साउथ इंडिया और आइलैंड्स, अच्छा, इसमें कौन कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरीज आते हैं? इसमें दक्षिण के 4 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला शामिल हैं और साथ ही 2 महत्वपूर्ण यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप भी इसी जोन में आते हैं। यहाँ कौन सी प्रमुख जनजातियां मिलती हैं? क्या यहाँ भी सेंट्रल इंडिया की तरह भील, गोंड जैसे बड़े ग्रुप्स हैं या तस्वीर कुछ अलग है?
यहाँ ज्यादातर जनजातियां पॉपुलेशन साइज में छोटी हैं और काफी फैली हुई हैं। कुछ प्रमुख नाम अगर लें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नल्लामल्ला जंगलों में चेंचू समुदाय है। तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में टोडा जनजाति रहती है। टोडा, हाँ, इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है ना? बिल्कुल, अपनी भैंस पालने की खास संस्कृति और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी के लिए जानी जाती है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड के निवासी मिनिकॉयंस कहलाते हैं। और फिर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जनजातियां हैं, जैसे जरावा, ओंग, सेंटिनलीज। हाँ, जारावाज और सेंटिनेलीज का नाम तो अक्सर खबरों में रहता है, उनके आइसोलेशन की वजह से। एग्जैक्टली। बाहरी दुनिया से अपने लिमिटेड कांटेक्ट या आइसोलेशन के लिए जानी जाती हैं। इनके अलावा केरला और तमिलनाडु में इरुला, जो सांप पकड़ने में माहिर माने जाते हैं, और कदार जैसी जनजातियां भी हैं। यहाँ के एथनिक स्टॉक के बारे में क्या खास है? क्या ये भी सेंट्रल इंडिया की तरह प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, या नॉर्थ की तरह मंगोलियन, या फिर कुछ एकदम ही अलग? यहाँ मामला और भी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग हो जाता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि सदर्न जोन की जनजातियों में एक मिक्स देखने को मिलता है। अच्छा। मिक्स? हाँ, यहाँ निग्रीटो, कॉकोसॉइड और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड स्टॉक्स तीनों के ट्रेट्स पाए जाते हैं। निग्रीटो? और ये कौन सा स्टॉक है? ये तो पहले नहीं सुना। कॉकोसॉइड और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड तो सुना, पर निग्रीटो? निग्रीटो स्टॉक को एंथ्रोपोलॉजिस्ट अफ्रीका के पिग्मी समूहों से मिलता जुलता मानते हैं। इनकी पहचान शॉर्ट स्टैचर, डार्क स्किन और घुंघराले बाल, फ्रिजी हेयर से होती है। अच्छा, भारत ने ये स्टॉक मुख्य रूप से अंडमान आइलैंड्स की कुछ जनजातियों में ही पाया जाता है, जैसे जारवाज, ओंगे, ग्रेट अंडमानीज और सेंटिनलीज। सिर्फ अंडमान में? हाँ, मुख्यतः वहीं। इन्हें भारत की सबसे पुरानी एथनिक लेयर्स में से एक माना जाता है, शायद प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से भी पहले के निवासी। वाओ, मतलब अंडमान आइलैंड्स में रहने वाले ये समूह भारत के सबसे प्राचीनतम निवासियों में से हो सकते हैं। इनक्रेडिबल, हाँ, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा कुछ साधन जनजातियों में कॉकसॉइड, जिनके फीचर्स यूरोपियन या वेस्ट एशियन पॉपुलेशन से मिलते जुलते हों, और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, जैसा हमने सेंट्रल इंडिया में देखा, ट्रेट्स भी मिलते हैं। तो मतलब साउथ में तीनों का मिश्रण है, निग्रीटो, कॉकसॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। हाँ, ये एथनिक मिक्स दिखाता है कि साउथ इंडिया और आइलैंड्स में माइग्रेशन, सेटलमेंट और अलग अलग समूहों के बीच इंटरमिक्सिंग के पैटर्न्स शायद बाकी भारत से कुछ अलग और ज्यादा परतबार, मतलब कॉम्प्लेक्स रहे होंगे। इनक्रेडिबल। तो साउथ में तो एथनिक डाइवर्सिटी का एक अलग ही लेवल है। ये भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात को एक नया डायमेंशन देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत का पॉपुलेशन लैंडस्केप कितना ज्यादा वेरीड और पुराना है। हमने ये तो देख लिया कि ओवरऑल नंबर्स में 85% सेंट्रल इंडिया में और 11% नॉर्थ ईस्ट में है। ये एब्सोल्यूट नंबर्स की कहानी है। लेकिन अगर हम तस्वीर को पलट कर देखें और ये पूछें कि किसी राज्य की अपनी कुल आबादी में जनजातीय आबादी का हिस्सा कितना है, मतलब परसेंटेज शेयर, तो कहानी शायद बदल जाती है ना? स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एकदम फ्रंट रनर्स बनकर उभरते हैं। ये एक बहुत ही क्रूशल डिस्टिंक्शन है जिसे समझना जरूरी है। कैसे? मतलब सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन परसेंटेज शेयर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, सुनने में अजीब लगता है। इसे ऐसे समझिए, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे राज्य ज्योग्राफिकल एरिया और टोटल पॉपुलेशन में बहुत बड़े हैं। उनकी कुल आबादी कई करोड़ है ना? हाँ हाँ। तो भले ही वहाँ लाखों की संख्या में आदिवासी रहते हों, जैसे एमपी में भारत की सबसे बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट नंबर्स में, लेकिन राज्य की कुल आबादी में उनका परसेंटेज शायद 15-20% या उससे भी कम हो सकता है। अच्छा, हाँ, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कि परसेंटेज कम हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय छोटे राज्य हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन ही काफ़ी कम है। तो अगर वहाँ कुछ लाख आदिवासी भी रहते हैं तो वो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, ये बात है। रिलेटिव नंबर्स का खेल है। तो कितना परसेंटेज है एनी स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन का? असम को अगर छोड़ दें, असम में भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, करीब 12-13% है, पर एनी स्टैंडर्ड से कम है। तो असम को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख एनी स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में ट्राइबल पॉपुलेशन का हिस्सा 30% से ज्यादा है। 30% से ज्यादा, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है। मतलब उन राज्यों में
हर 3 में से लगभग एक व्यक्ति या उससे भी ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। और कुछ राज्यों में तो ये आंकड़ा स्टैगरिंग है, मतलब चौंकाने वाला। जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ये परसेंटेज 60% से लेकर 95% तक पहुंच जाता है। 95% तक? बाप रे। मतलब मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों में तो लगभग पूरी आबादी ही ट्राइबल है। हाँ, 90% से भी ऊपर है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। वाओ। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हाई परसेंटेज शेयर का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? इसका सीधा मतलब है कि इन राज्यों में ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ही मेन स्ट्रीम है। वो माइनॉरिटी नहीं बल्कि मेजॉरिटी है। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। इसलिए वहाँ की पॉलिटिक्स, जैसे रीजनल पार्टीज का दबदबा, समाज जैसे पारंपरिक लॉज और इंस्टीट्यूशंस का महत्व, कानून जैसे लैंड ओनरशिप और रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर विशेष संवैधानिक और कानूनी प्रावधान आर्टिकल 371 के तहत। हाँ, आर्टिकल 371 के स्पेशल प्रोविजंस हैं कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। हाँ, और डे टू डे लाइफ सब पर ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट का गहरा असर है। ये उन राज्यों की स्थिति से बिल्कुल उलट है जहां ट्राइबल आबादी या तो कम है या स्कैटर्ड है या फिर ओवरऑल पॉपुलेशन में माइनॉरिटी में है। आपकी वो फैमिली गैदरिंग वाली एनालॉजी याद है? वो यहाँ भी फिट बैठती है शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी अमीर शहरी परिवार की गैदरिंग में गांव से आए किसी दूर के आर्थिक रूप से कमजोर रिश्तेदार की आवाज या जरूरतों पर शायद उतना ध्यान न जाए या उनकी बात उतनी वजनदार न मानी जाए। सोशल डायनामिक्स या वहां होने वाले किसी भी घटनाक्रम को समझने के लिए वहां के डोमिनेंट ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट को समझना नॉन नेगोशिएबल है। उसके बिना बात समझ ही नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और स्टेट वाइज कॉन्सेंट्रेशन का फर्क, यानी एब्सोल्यूट नंबर्स वर्सेस परसेंटेज शेयर, समझना बहुत जरूरी है। वरना हम ट्राइबल कम्युनिटीज और उनके इश्यूज को या तो अनदेखा कर सकते हैं या फिर ओवर सिंप्लीफाई करने की गलती कर सकते हैं। उन्हें एक ही खांचे में फिट करने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन महज एक स्टैटिस्टिक नहीं है। ये पावर स्ट्रक्चर से जुड़ा है, सोशल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से जुड़ा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा है और कल्चरल प्रिजर्वेशन या असिमिलेशन के सवालों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on geographical spread of tribal communities in India. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद, जय हिंद।